नमस्कार, हमारे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मुझे एक बात बताइए, आप सभी से एक सवाल है, क्या कल ऐतिहासिक दिन जो है उसके लिए आप तैयार हैं? यानी कल से इस देश में वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप जानते हैं कि वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? क्या आप जानते हैं कि दुनिया में किसी एक बड़े मुल्क में जहां पर हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत है, वहां पर एक वैक्सीन तबाही लेकर आई है? मैं आपको बताने जा रहा हूं। आइए जरा 4 बजे की 4 बड़ी खबरें हमारी टीम ने जो तैयार की है आपके सामने, आइए देखें जरा। कल भारत में ऐतिहासिक दिन, भारत में कल से दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। नॉर्वे से कोरोना वैक्सीन को लेकर अब तक की सबसे बुरी खबर आ रही है। कोरोना वैक्सीन को लेकर आर्मी चीफ का अब तक का चीन पर सबसे तीखा बयान। चीन ने एलएसी बदलने की कोशिश की, लेकिन हमने करारा जवाब दिया है। पैंगोंग झील पर पहली बार कोई टीवी चैनल, TV9 भारतवर्ष पर विवादित इलाके की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस पूरे विवाद के बाद पहली बार हमारे ये मित्र, ये सहयोगी सुमित पहुंचे वहां पर। लेकिन सीधे मैं चलूंगा आपके सामने, जरा आए यहां पर। बड़ी खबर यह है, जरा ध्यान से देखें हमारे जितने भी दर्शक हैं। फाइजर के टीके पर फिर से गंभीर सवाल। नॉर्वे में फाइजर की वैक्सीन लगने के बाद 20 से ज्यादा लोगों की मौत, मारे गए ज्यादातर लोग बुजुर्ग और गंभीर रूप से बीमार। वैक्सीनेशन के बाद कई लोगों को में दिखे गंभीर साइड इफेक्ट। बड़ी खबर आपके सामने नॉर्वे से। बहुत बड़ी ये खबर आ रही है, और इस खबर पे ज्यादा इनपुट लेने के पहले मैं आपको पूरी ब्रेकिंग दिखाना चाहूंगा। एक बार फिर से जरा सीधे चले, हम अपने दर्शकों को वॉल दिखाते आइए, और फिर हमारे खास मेहमान में इनको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। आइए जरा देखें यहां पर, ये जो इस वक्त मेरे सामने खबर आ रही है, इसको जरा ध्यान से देखें आप। नॉर्वे में कोरोना वैक्सीन से 20 से ज्यादा की मौत, ये बड़ी खबर हमारे सामने। सीधे दिखाएं राहुल वॉल को, यहां पर ये देखें आप, ये जो जानकारी है, फाइजर की कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद 20 लोगों की मौत की खबर है। शॉकिंग रिपोर्ट, 29 लोगों में साइड इफेक्ट दिखे, 20 की मौत हो गई है, नॉर्वे मेडिसिन एजेंसी ने कहा है। नेक्स्ट, मारे गए सभी लोग 80 वर्ष के ऊपर की उम्र के थे और ज्यादातर नर्सिंग होम में थे। ये नॉर्वे की हम बात कर रहे हैं, जहां पर हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत हाई है, जहां पर बुजुर्गों की संख्या बहुत ज्यादा है। जो लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, अब उन्हें पूरी जांच के बाद ही वैक्सीनेशन का फैसला है। पूरे नॉर्वे में अब तक 33,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मैं सीधे चलूंगा, हमारे साथ खास मेहमान राहुल। ब्रेकिंग और वॉल दोनों को लीजिए, सीधे चलेंगे। आप मेरे साथ सबसे पहले जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अरविंद कुमार, चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी, चेस्ट ऑन्को सर्जरी एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन एट मेदांता हॉस्पिटल। सर, स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच। आप लोग मसरूफ रहते हैं, उसके बावजूद भी हमारे लिए समय निकालने, इसके लिए बहुत आभार सर आपका। डॉक्टर MC मिश्रा, फॉर्मर डायरेक्टर एम्स, जिन्होंने खुद वैक्सीनेशन का हिस्सा बने हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, योर प्रेजेंस इज ऑलवेज वेरी 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 वैल्यूएबल फॉर अस। मेरे साथ डॉक्टर दीपक आचार्य, वायरोलॉजिस्ट हैं, उनसे मेरे बड़े महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं। मेरे साथ लंदन से इस वक्त डॉक्टर पराग पांड्या, कम्युनिटी फिजिशियन, लीडिंग कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर इन लंदन। सर, आपका स्वागत है। पराग सर, थैंक यू सो मच फॉर फाइंडिंग टाइम फॉर अस। अरविंद सर, ये मेरा पहला सवाल आप ही से मैं शुरू कर रहा हूं। फाइजर की वैक्सीन को लेकर नॉर्वे में बहुत ग्रेव रिएक्शंस आ रहे हैं, और उनकी नॉर्वे मेडिकल एजेंसी ने सीधे कहा है फाइजर की वैक्सीन, क्या कहेंगे आप इस पर? निशांत जी, ये खबर अभी आई है, बिल्कुल ताजी खबर है, और इस पे एज ए डॉक्टर मैं यही कहूंगा कि हमें इसकी जो नॉर्वे में जो डिफरेंट एजेंसीज और इंटरनेशनल एजेंसीज, WHO, आई एम श्योर सब लोग इसकी गहन जांच कर रहे होंगे कि जो ये सारे वृद्ध लोग थे जिनको ये वैक्सीन लगी, क्या ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप थी, या बाय चांस, मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं, मैं केवल एक पॉसिबिलिटी बयान कर रहा हूं कि उन लोगों में कोई प्री एग्जिस्टिंग इलनेस कुछ थी और वैक्सीनेशन एक कोइंसिडेंस था और उसकी वजह से ऐसा हुआ। तो मैं एज ए डॉक्टर सिर्फ ये कहूंगा कि ये न्यूज डराने वाली है, ये न्यूज बहुत मेजर और सीरियस है, लेकिन हमें इसके डिटेल जानने की जरूरत है अपनी कोई भी रिएक्शन देने और अपना
पॉइंट नोटेड डॉक्टर साहब, पॉइंट नोटेड, वेरी कैलकुलेटेड रिएक्शन सर, पॉइंट नोटेड, पॉइंट एक्सेप्टेड आल्सो, पॉइंट नोटेड सर। मैं यहां पर हमारे जो खास मेहमान दिख रहे हैं उनके साथ हमारे सहयोगी देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, कुमार कुंदन जिन्होंने खुद वैक्सीनेशन का हिस्सा बने हैं, हमारे साथ उस अस्पताल से मौजूद है कहां जहां वैक्सीन लगने वाली है। उमेश पाठक हमारे लखनऊ ब्यूरो चीफ उस अस्पताल से मौजूद है जहां पर वैक्सीन लगने वाली है। अश्विनी उस जगह से मौजूद है जहां पर वैक्सीनेशन शुरू होगा, आपका स्वागत है। मकरंद हमारे एमपी ब्यूरो चीफ जहां पर वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है वहां से मौजूद है, आपका भी स्वागत है। एक क्विक रिएक्शन में बहुत तेजी से डॉक्टर मिश्रा से लेना चाहूंगा सर, ये पहला केस नहीं है और मैं वो वॉल दिखाने वाला हूं फाइजर की वैक्सीन को, राहुल उसको तैयार रखे, लेकिन फाइजर की वैक्सीन बहुत सारे सवालों में आ रही है, कई कंट्रीज तो इनके साथ अब वैक्सीन ले ही नहीं रही हैं। देखिए, फाइजर की वैक्सीन वैसे तो यूएसए में भी लगी है, यूके में भी बहुत बड़ी संख्या में सब लोगों को लगी है। कोई मृत्यु की खबर इन कंट्रीज से तो नहीं आई, और भी बहुत सारे देशों में लग रही है। ये नॉर्वे की परिस्थिति, जैसे डॉक्टर अरविंद ने कहा, इसका जांच का विषय है ये कि क्या ये जो मृत्यु हुई है इनमें वैक्सीन इज जस्ट ए कोइंसिडेंस या वैक्सीन की वजह से कुछ हुआ है। रिएक्शंस तो हुई है फाइजर की वैक्सीन से, वो यूएसए में भी हुई है जिनको एलर्जी की हिस्ट्री थी, इसीलिए उनको रिकमेंडेशन थी, एनएचएस की भी रिकमेंडेशन थी कि अभी आप अवॉइड करें, जिनको स्ट्रॉन्ग एलर्जी हिस्ट्री है वो अवॉइड करें वैक्सीन, अभी न लगवाएं। और भारत में भी हम यही कहेंगे जिनको बहुत एलर्जी की स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, क्योंकि अभी मैं जैसे हर प्रोग्राम में, आपके प्रोग्राम में भी कहा है और सभी चैनल्स पे जब मैं आया हूँ मैंने यही कहा है कि देखिए, वैक्सीन के विषय में प्रश्न ज्यादा हैं, उत्तर कम है। केवल हम ये कह सकते हैं कि फेज 1 और फेज 2 और जितना भी फेज 3 ट्रायल हुआ है चारों वैक्सीन्स का, उसमें कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई थी, क्योंकि ट्रायल में अगर डेथ रिपोर्ट होती तो बड़ी न्यूज बनती और ट्रायल को अबंडन करना पड़ता। अब ये देखना ये है कि ये जो डेथ्स हुई है नॉर्वे में बुजुर्ग लोगों में, ये किन वजहों से हुई है। क्या वो ऑलरेडी टर्मिनली इल थे, फिर उनको लगा दी इन्होंने, और वो जो भी कारण रहा उसका, क्योंकि काफी लोग होम्स में हैं, नर्सिंग होम्स में हैं, जो ऑलरेडी काफी कोमॉर्बिडिटी से ग्रस्त रहते हैं। तो अब ये देखने का विषय है, इसको दोनों तरह से इस पर कंसर्न भी होता है, लेकिन ये एक जांच का विषय भी है और गंभीर जांच का विषय है, जो फाइजर भी कर रहा होगा, WHO को भी करना है, नॉर्वे की हेल्थ अथॉरिटी भी करेगी, और सारी दुनिया की निगाहें अभी रहेंगी इसमें। पॉइंट नोटेड डॉक्टर साहब, पॉइंट नोटेड। मैं क्विकली जरा अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा एक वॉल, और उसके बाद मैं अगली खबर पर आ रहा हूं। आइए जरा प्ले करें इसको, तुरंत प्ले करें इसको, ये यहां पर इंपॉर्टेंट चीज मेरे सामने है, प्ले करें। सवालों में फाइजर वैक्सीन, इसको दिखाना बहुत जरूरी है। नॉर्वे वैक्सीनेशन के बाद 13 की मौत की खबर है, ये बड़ी खबर हमारे पास है। ये देखिए, फाइजर की वैक्सीन सवालों में है। अगर हो पाए तो इसको थोड़ा सा जूम इन करें आप, अगर हो पाए तो यहां से जूम इन करें तो ज्यादा बेहतर होगा, फाइजर का नाम अगर आ जाए तो। नेक्स्ट, वैक्सीनेशन के बाद 13 की मौत हुई है अमेरिका में, फ्लोरिडा में 9 दिन के बाद डॉक्टर की मौत की खबर फाइजर की। नेक्स्ट, एक और चीज जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये देखें आप, 2 दिन बाद महिला की मौत पोर्चुगल में फाइजर की वैक्सीन लगने के बाद। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, मेक्सिको महिला डॉक्टर को लकवा मार गया, यह भी खबर है, इन्वेस्टिगेशन हर जगह चल रहा है, बड़ी बात है। फाइजर की वैक्सीन से सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट दिख रहे हैं, नंबर 1, यह अभी तक इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, कंपनी ने किसी साइड इफेक्ट की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया है। अमेरिका में बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी वैक्सीन लेने से बच रहे हैं, यह भी एक इंपॉर्टेंट इनपुट है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, जो मेरे पास एक और बड़ी खबर है। मैं पहले एक बहुत क्विक दीपक आचार्य जी से क्विक रिएक्शन लूंगा, क्योंकि हमारी इस वक्त की सबसे बड़ी लीड स्टोरी, उसके बाद मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ूंगा। दीपक जी, आप वायरोलॉजिस्ट हैं, ये वैक्सीन का व्हाट इज द प्रॉब्लम? फाइजर के ये वैक्सीन में क्या इशू आ रहे? निशान जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये अभी बहुत जल्दी इस चीज को कंक्लूड करना बहुत तकलीफ दे सकता है। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी रिसर्च, और आप सब देख रहे हैं, हम सबको पता है कि बहुत कम समय के अंदर में, बड़ी मशक्कत के बाद में ये वैक्सीन्स निकल कर आई हैं सारी, तो बहुत जल्दी होगा। लेकिन दीपक जी, मैं आपसे एक चीज शेयर करूंगा, फाइजर ने अर्जेंटीना, ब्राजील, पेरू में ये बात मानने से मना कर दिया है कि अगर कोई साइड इफेक्ट होता है देन वील बी बाउंड फॉर अ लीगल एक्शन, और इसीलिए ये कंट्रीज उनसे वैक्सीन नहीं खरीद रही है, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। इसको कैसे समझा जाए? नहीं, इसको ये भी समझ सकते हैं आप, जब इनके क्लिनिकल ट्रायल्स के सारे डेटा पब्लिश हो चुके हैं तमाम तरह के डोमेन्स के ऊपर में, साइंटिफिक कम्युनिटी पूरी जो है
वो सारे लोग इसकी निगरानी कर रहे हैं, और प्लस से जो एजेंसीज हैं, हेल्थ एजेंसीज हैं, इनकी भी मॉनिटरिंग हो रही होगी। इनकेस ऐसा कुछ होता है, दीपक सर, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। मुझे आपसे ये इनपुट लेना जरूरी था। मैं सीधे जाऊंगा लंदन, हमारे जो डॉक्टर साहब मौजूद हैं उनके पास, लेकिन उससे पहले वैक्सीनेशन शुरू करने से ठीक पहले स्वास्थ्य मंत्रालय पर की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। बड़ी खबर, वैक्सीनेशन के बाद दिख सकते हैं थोड़े साइड इफेक्ट। बड़ी खबर, थकान, सिरदर्द, मसल्स में दर्द की हो सकती है शिकायत। नपुंसकता और बांझपन जैसी अफवाहों को बताया बेकार। वैक्सीनेशन से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ की स्थिति। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मैं सीधे जाऊंगा बिग वॉल पर, इसको समझिए। भारतीय वैक्सीन से डरने की जरूरत नहीं है, यह आपको इसलिए बताना बहुत जरूरी है। भारत की जो वैक्सीन, इससे मत डरिए। भारत की वैक्सीन की गारंटी है यहां पर जो मैं आपको बता रहा हूं, 100%। वैक्सीन से पुरुष, नपुंसक और महिलाओं में बांझपन की आशंका अफवाह है। नंबर 1, वेरी वेल मेड। थोड़ा जूम इन करते रहिए इसको प्लीज बीच बीच में। सच्चाई, कोविड-19 वैक्सीन से महिलाओं या पुरुषों को ऐसी कोई परेशानी नहीं हो सकती। पुरुषोत्तम जी बहुत अच्छे ग्राफिक्स है, नेक्स्ट प्ले करें यहां पर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको बताएं, अफवाहों पर या जो असत्य चीजें हैं, जो सोर्सेज है, अनवेरिफाइड सोर्सेज हैं, उनसे मेरी जानकारी पर ध्यान न दें। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन के होंगे साइड इफेक्ट्स। कुछ लोगों के हल्के बुखार, इंजेक्शन लेने वाली जगह पर दर्द हो सकता है, जैसे नॉर्मल वैक्सीन में होता है। बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है। वैक्सीन लेने के बाद शरीर में दर्द भी हो सकता है, फीवर भी आ सकता है। चेंज ओवर करें यहां पर। वैक्सीन लेने के बाद आप कुछ समय बाद ठीक हो जाएंगे, आपको वहां पर मॉनिटरिंग की जाएगी। टीका लेने के बाद हो जाता है कोरोना। एक ये बड़ी अजीब सी बात है, टीका लेने के बाद कोरोना हो जाता है। व्हाट नॉनसेंस। वैक्सीन लेने से व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं होता है। बड़ा सीधा सीधा है। कोरोना का टीका लेने के बाद आए हल्के बुखार को कोरोना का लक्षण नहीं समझना चाहिए, किसी भी वैक्सीन में होता है। मैं सीधे चलूंगा, कुमार कुंदन मेरे साथ है, उसके बाद मैं लंदन वाले डॉक्टर के पास चलूंगा और हमारे सभी सहयोगी के पास। कुमार कुंदन, भारत की वैक्सीन में साइड इफेक्ट्स, कोई सीवियर साइड इफेक्ट्स अभी तक किसी भी ट्रायल में दिखा? एस्ट्राजेनेका या भारत बायोटेक, कोई कुछ भी ऐसा दिखा? आपने तो खुद वैक्सीन लिया है। बिल्कुल, मैंने खुद वैक्सीन लिया है और बहुत हल्के फुल्के जो है वो दिखे हैं साइड इफ़ेक्ट्स, जिसमें कि बॉडी एक या फिर बुखार या फिर एक तरह से कह सकते हैं हेडेक। ये कुछ लोगों को हुआ है, सबको नहीं हुआ है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। और जो लोग वैक्सीन को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, कई तरह की बातें कर रहे हैं, यहाँ तक कि वैक्सीन लेने से भी डर रहे हैं। लेकिन इस वक्त मैं एक वैक्सीनेशन सेंटर में हूँ, धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल में, और हमारे साथ डॉक्टर अंशुमन है जो यहाँ के डायरेक्टर हैं। वैक्सीनेशन को कन्वी होना है, किसी तरह का कोई डर है आप लोगों को? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। वैक्सीनेशन एक पूरी प्रक्रिया के थ्रू गुजारा जाता है, जिसमें इम्यूनोजेनिसिटी और सेफ्टी, सुरक्षा, वैक्सीन की सुरक्षा देख के तभी वैक्सीन को लाया जाता है और ट्रायल से वैक्सीन निकला है। इसमें किसी तरह कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को भी कहीं कोई हिच है कि कल वैक्सीन लगाया जाएगा, कहीं कुछ डर तो नहीं है किसी तरह का? बिल्कुल नहीं। इतने नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इतने वैक्सीनेशन हो रहे हैं। कोविड भी एक वैक्सीन, न्यू वैक्सीन है, इसमें अफवाह ज़्यादा फैलाया जा रहा है। और इसको मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर समझें तो कोविड का जो डर था, सडनली लगने लगा क्या कोविड से डर खत्म हो जाएगा, ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। वैक्सीनेशन बिल्कुल सुरक्षित है। थैंक यू कुंदन, बने रहिए आप हमारे साथ। यहाँ पे वैक्सीन लेंगे डॉक्टर साहब, सरकार का जो ऐप है, कोविन ऐप, उसके तहत देखा गया है 100 लोगों को हर दिन अभी दिया ठीक है कुंदन, मैं रोकूंगा आपको थोड़ा। मकरंद आए, उनके साथ भी एक डॉक्टर साहब मौजूद है। मकरंद, वेरी क्विकली, कल के वैक्सीनेशन वाली खबर मैं अभी दिखा रहा हूं, लेकिन वैक्सीन को लेकर, साइड इफेक्ट को लेकर क्या लोगों में डर है? वहां पर आपके साथ भी डॉक्टर एक बताया जा रहा है मौजूद है, क्या उनका कहना है? देखिए, सबसे पहले मैं वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीरें दिखा जाऊंगा। ऐसे इसको सजाया गया है बाकायदा, और सजा कर यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जा रही हैं। ये वैक्सीनेशन सेंटर है और इस वैक्सीनेशन सेंटर को पूरी तरह से तैयार किया गया है। हम डॉक्टर जो हैं उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको लेकर के तैयारी की। सर, कितनी तैयारियाँ मुकम्मल हैं अभी, और अभी फ़िलहाल क्या साइड इफ़ेक्ट्स इसके हो सकते हैं? कोई संभावना है अगर इस तरह की, तो तैयारी क्या की है? कल से जेपी अस्पताल में कोविड-19 वैक्सीन लगना चालू हो रही है। उसमें अभी तक जो यहाँ तैयारियाँ की गई हैं, इसका जायज़ा हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी भी ले चुके हैं। उन्होंने इस पर अपनी संतोष व्यक्त किया है। और सिविल सर्जन साहब हमारे साथ हैं। आप जो बता रहे हैं, थोड़ा सा आप पे क्विक रिएक्शन पराग जी के पास लंदन में जाऊंगा। पराग जी, वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स का हम जिक्र कर रहे हैं, भारत में कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा,
ये बताया जा रहा है, और जो साइड इफेक्ट्स हैं वो नॉर्मल वैक्सीनेशन वाले हैं। लंदन में आप लोग, क्योंकि इसकी स्टडी जो भारत में जो वैक्सीन जो कल इस्तेमाल होने वाली है ज़्यादातर, उसकी लंदन में लंदन के साथ बातचीत होकर किस तरीके से वहां पर और भारत का कोलैबोरेशन में ये वैक्सीन बनी है, क्या इनपुट आ रहा है सर? जो इनपुट ये है, निशांत जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। हम लोग अभी जब से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ तब से 30 लाख वैक्सीन लगा चुके हैं यूके में। उसमें से 20 लाख के करीब थी फाइजर की और 10 लाख के करीब है कोविशील्ड जो एस्ट्राजेनेका की है। माइल्ड रिएक्शन होना बहुत नेचुरल है, पर कोई डेथ नहीं हुई है। ये 30 लाख लोगों को वैक्सीन लगने के बाद का मैं डेटा बता रहा हूं। मैं खुद फाइजर की वैक्सीन ले चुका हूं, कोई 12 घंटे दर्द हुआ हाथ में और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं खुद मेरी क्लिनिक में हजारों वैक्सीन लगा चुका हूं। तो ये बात जाननी बहुत जरूरी है और ये मैसेज स्प्रेड करना बहुत जरूरी है कि अगर आपको कोविड होता है तो आपको मरने के, आपकी बीमार होने के चांसेस बहुत ज्यादा है जैसे वैक्सीनेशन से। सो दैट इज द फर्स्ट मैसेज। दूसरा, इंडिया में फाइजर वैक्सीन इज वेरी अनलाइकली के यूज होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के -70 डिग्री स्टोरेज के जो प्रॉब्लम है, एक बार -70 डिग्री से निकले तो 3 दिन तक ही हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जिसको भी मौका मिले वैक्सीन लेनी चाहिए। अगर ज्यादा एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन वगैरह हुआ है तो डॉक्टर आपको नहीं देंगे वैक्सीन और मोर सूटेबल वैक्सीन आपके लिए ढूंढेंगे। तो ये मैसेज स्प्रेड करना बहुत जरूरी है। मैं खुद ले चुका हूं फाइजर की वैक्सीन, मेरा पूरा फैमिली हेल्थ केयर में है, मेरी बेटी मेडिकल स्टूडेंट है, वो भी ले चुकी है। अगर कुछ रिस्क होता तो हम लोग क्यों लेते? डॉक्टर साहब, दैट इज अ गुड थिंग, आपने हमसे शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ऑन विद अस सर, आपसे और इनपुट लूंगा मैं। भारत में कल से दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना टीकाकरण, पीएम मोदी करेंगे इस अभियान की शुरुआत। जिन हेल्थ केयर वर्कर्स को कल टीका लगना है उन्हें आज मिलेगा मैसेज। जनवरी में हर राज्य में 10 दिन ही चलेगा टीकाकरण। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, जनवरी में सिर्फ 10 दिन लगेगा, जिससे कि ऑल हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज है वो अफेक्ट ना हो, सीधे वॉल पर आए। एक एक इनपुट मैं आपको दे रहा हूं। उसके बाद मैं आऊंगा कुमार कुंदन, मनीष झा के पास वेरी क्विकली, और हमारे सभी सहयोगियों के पास बहुत तेज रिएक्शन, और फिर हमारे डॉक्टर्स के पास आऊंगा। देखिए यहां पर 10 जनवरी की सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। दैट्स गोइंग टू बी सुपर बिग। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, यहां पर टीकाकरण जनवरी माह में अधिकतम 10 दिन चलेगा। यह राज्यों पर छोड़ा गया है कि 10 दिन कौन से होंगे। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें। देखिए हमारे जितने भी दर्शक हैं, आपको जो डिटेल अभी दे रहे हैं ये कहीं आपको नहीं मिलेगी, बहुत ध्यान से देखें। अस्पतालों में दूसरे मेडिकल काम प्रभावित ना हो, इस बात पर ध्यान राज्य सरकारों को रखना है टीकाकरण के साथ। नेक्स्ट, पहले फेज में 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके फ्री में लगाए जाएंगे। नेक्स्ट, सरकार ने कोविड शील्ड के करीब 1.1 करोड़ कोवैक्सीन के 55 लाख डोजेस खरीदे हैं, जो राज्यों और यूनियन टेरिटरी में भेजे जा चुके हैं। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए ये वो चीजें हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन क्विक रिएक्शन पहले, क्योंकि पीएम साहब की बात हुई है। मनीष झा पीएमओ को कवर करते हैं। मनीष, प्रधानमंत्री इसका श्री गणेश करने जा रहे हैं कल, क्या प्रोसेस होगा? एक एक चीज बहुत संक्षेप में बताइए, क्योंकि मैं सारे ब्यूरोज के पास जा रहा हूं अभी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर अगर मैं कहूँ आपको तो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम कल सुबह शुरू होगा, और प्रधानमंत्री इसका, आपने सही कहा कि श्री गणेश करेंगे। और उस दरमियान दरअसल जो अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर है, जो हम अपने कार्यक्रम में दिखा भी रहे हैं कुछ जगहों से, उन सब के साथ वो ऑनलाइन कनेक्ट करेंगे। तो जिन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी उसमें से कुछ लोगों के साथ, उन जो स्वास्थ्य कर्मी है उनके साथ प्रधानमंत्री का एक इंटरेक्शन होगा कि आपको वैक्सीन मिल गई है, अभी आपको कोई डर तो नहीं लगा, दुनिया भर की जो बातें होती है आपके मन में क्या। मनीष, मैं एक चीज यहां पे आपसे पूछ रहा हूं, देखिए बड़ी लीडिंग एग्जांपल है, देश के प्रधान सेवक, उन्होंने कुछ दिन पहले एक बात बोली, और वो ये बात बोली, राहुल सबको दिखाएं, उन्होंने कुछ दिन पहले एक बात बोली, वो ये बात थी कि देखिए इसमें कोई भी धांधलेबाजी ना करे, जुगाड़ तंत्र ना लगाए, वीआईपी कल्चर ना लाए। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि प्रधानमंत्री खुद सबसे पहले वैक्सीन नहीं ले रहे, अनलाइक मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जहां पर बाकी लोग पहले वैक्सीन लेना शुरू कर चुके हैं। जो बाइडेन उसका लीडिंग एग्जांपल है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय कल्चर में पैरवी करना, जुगाड़ लगाना, ये तो हमारे डीएनए में ही शामिल है।
हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह से वैक्सीन हमें मिल जाए, लेकिन जब प्रधानमंत्री की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात हो रही थी तब उन्होंने कहा था कि आप नेता जो है क्यू को मत जंप करें। तो जो प्लान है वैक्सीनेशन का, उसके तहत सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को लगना है, 50 साल की उम्र से ज़्यादा जो लोग हैं उनको लगना है, या गंभीर रूप से जो बीमार है जिनको ज़्यादा पहले जरूरत है उनको लगने की बात है। और उसको वेरी क्विकली आपके बगल में ठीक हम चल रहे हैं, मुंबई, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, फिर से हम जाएंगे भोपाल और दिल्ली। सबसे पहले उमेश पाठक लखनऊ से हमारे साथ। उमेश जी, क्या है वहां पर कल का कार्यक्रम? संक्षेप में एक एक चीज अपनी आंखों देखी बताएं। देखिए निशांत, काफ़ी दिनों से हम इसको कवर कर रहे हैं और मैं पूरी तरीके से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से वैक्सीनेशन के लिए तैयार है। इस समय हम आपको पहले तस्वीरें दिखा देते हैं। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है जहां पर 2-3 बार ड्राई रन किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 2 बार ड्राई रन किया जा चुका है और ड्राई रन का मकसद यही था कि क्या तैयारी है, जो मेडिकल स्टाफ उनकी अपनी क्या तैयारी है और लोगों को अवेयर कैसे कराया जाए। और इसका फ़ायदा भी मिला है, लोग जो है वो भी जागरूक हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रज्ञा मौजूद हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, अब वो घड़ी आ गई है, कल वैक्सीनेशन शुरू हो गया, तो कुछ चैलेंजेस आप देख रहे हैं, कितना एक्साइटमेंट है? देखिए, वही मैंने कहा कि जो है चैलेंजेस ज़्यादा हैं और एक्साइटमेंट इस चीज़ का है कि शायद ये आखिरी पड़ाव है हम लोगों का। हम हेल्थ केयर वर्कर्स मतलब 1 साल से इस चीज़ में लगे हुए हैं, तो अब ये आखिरी चैलेंज जो हम लोग को फेस करना है कि वैक्सीनेशन एक सबको पहुंच जाए और सबको जो है कोई दिक्कत ना हो वैक्सीन होने में। और हम लोग होप करते हैं कोई भी अनटूवर्ड इवेंट भी ना हो। तो इस चीज़ का मैनेजमेंट कि अगर कोई अनटूवर्ड, कोई घबराहट या कोई अनटूवर्ड इवेंट होता भी है तो उसको कैसे हमें मैनेज करना है। और जो मतलब सरकार की तरफ से ये है कि एक दिन में हम लोग 3000 से ऊपर वैक्सीनेशन पूरा करें, तो उतने लॉट को कैसे मैनेज करना है, इतने ज़्यादा क्राउड है, सबको अपना वैक्सीनेशन साइट पे पहुंचाना, ठीक से वैक्सीनेशन होना, उनका ऑब्जर्वेशन होना और फिर वापस भेजना, इस सब में हम तैयारी लगी हुई है। पॉइंट नोटेड। उमेश जी, देख के अच्छा लग रहा है। लखनऊ आपने देखा, थोड़ी देर पहले भोपाल आपने देखा, भोपाल को और डिटेल में दिखाएंगे। मुंबई, दिल्ली भी आप देख चुके, और कुमार कुंदन के बाद फिर भी मैं अभी जा रहा हूं, लेकिन मकरंद मेरे साथ अश्विनी मौजूद है। क्या हाल है मुंबई का? जी, मुंबई भी पूरी तरह से तैयार है वैक्सीनेशन के लिए और आपको तस्वीर हम दिखाते हैं कि तैयारी पूरी हो चुकी है। ये राजावाड़ी अस्पताल का वैक्सीनेशन सेंटर है जहां पर पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। 5 वैक्सीनेशन रूम बनाए गए हैं। आपको हम रूम के अंदर की तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से अंदर की तैयारी है और मेरे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मेडिकल सुपरिटेंडेंट विद्या ठाकुर भी रहेंगी। ये वैक्सीनेशन रूम है। मैम, थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताइए कि क्या कुछ यहाँ पर रहेगा और कैसे कल जब वैक्सीनेशन देने की शुरुआत होगी तो क्या कुछ तैयारियाँ हैं? यहाँ पे जब भी लाभार्थी बेनिफिशियरी जहाँ यहाँ आएंगे, पहले तो बाहर चेक करके आएंगे। सब चेक होने के बाद यहाँ पे जब भी आएंगे तभी अपनी सिस्टर इज़ वेल ट्रेन, उनको ट्रेनिंग दिया गया है। तो वो आने के बाद पहले अपना हैंड वॉश करेगी, सैनिटाइजेशन करेगी, पेशेंट से बात करेंगे। तो ये है वैक्सीन कैरियर है, इसमें वैक्सीन रहेगा। अच्छा, इसके अंदर वैक्सीन हमें जरा खोल के दिखा सकेंगे मैम? ये देखिए, ये जो वैक्सीन है इस बॉक्स के अंदर रहेगी ताकि 2 से 8 डिग्री का जो तापमान कहा गया है मेंटेन रखने के लिए इस बॉक्स के अंदर रहेगी। ये बॉक्स हम आपको दिखाते हैं। ये बॉक्स में आइस पैक्स है, आइस पैक्स के साथ ये रहेगी। अच्छा, ये ऊपर थर्माकोल लगा है, इसको जरा निकाल पाएंगे मैम? देखिए, ये बॉक्स के अंदर वैक्सीन रखा जाएगा और ये देखिए यहाँ पे आइस पैक्स होगी। यहाँ पे आइस पैक्स रहेगी, आइस पैक्स के साथ में वैक्सीन रहेंगे। ये जो वैक्सीन है उसके लिए जो हम लोगों को गाइडलाइंस दी गई है वो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली काम हो जाएगा, क्योंकि एक वैक्सीन 4 घंटे से ज़्यादा बाहर नहीं रख सकते। वेरी नाइस। हम लोगों ILR रेगुलर स्टोरेज हमारा ILR रहता है, ILR में रहेंगे। वेरी नाइस और जब भी देने का टाइम है, सेशंस के टाइम सिर्फ इसमें आएगा वैक्सीन। देखिए, ये होता है प्रोसेस। आपने जो प्रोसेस देखा ना, ये बड़ा अच्छा प्रोसेस है। मैं एक बहुत शार्प सवाल कुमार कुंदन से पूछा हूं। कुमार कुंदन, डॉक्टर्स को ये सलाह दी गई और उसके बाद मैं डॉक्टर मिश्रा के पास भी आऊंगा। 10% जो वैक्सीन है आप उसको बचा के रखें, आप उसको सेव करके रखें। ये बड़ा क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, वेस्टेज ना हो, सरकार ने क्लियर कट कर रखा है। इसको लेकर कितना सतर्क हैं सब लोग? देखिए, ये वैक्सीन नहीं, संजीवनी है कहीं ना कहीं निशांत। और एक एक वाइल की क्या कीमत है इसका अंदाजा आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एयरपोर्ट से लेकर और हॉस्पिटल तक जेट प्लस सिक्योरिटी में बाकायदा वैक्सीन को ले जाया जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये वैक्सीन। डोजेज में कभी कभी क्या होता है, जब आप देते हैं तो टूट जाता है, फूट जाता है, कई तरह के नुकसान होते हैं।
सरकार इन सभी चीज़ों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त होना चाहती है कि एक डोज भी बर्बाद नहीं होना चाहिए इसका। अच्छा, मैं आपको रोक रहा हूं, एक सेकंड थोड़ा सा रोक रहा हूं। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कुमार कुंदन। वी आर ब्लेस्ड टू हैव समबडी लाइक डॉक्टर मिश्रा, जो कि एम्स के डायरेक्टर रह चुके हैं, इस देश का सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूशन। डॉक्टर मिश्रा, एज अ गार्जियन, आप अभी जितने भी प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी हैं, उनको बहुत ब्रीफ क्या बोलना चाहेंगे बिफोर वैक्सीनेशन? किस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है? निशान जी, ये इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हिस्सा ले रहे हैं पूरे वैक्सीनेशन कार्यक्रम में। मैं जहां पे आजकल हूं, शारदा यूनिवर्सिटी का जो हॉस्पिटल है, वहां पे 15 बूथ बनाए गए हैं। आज मैंने उनका अवलोकन भी किया था, निरीक्षण किया था, और पूरी प्रोसेस बहुत सक्षम तरीके से अपनी जगह पे स्थापित है। और वैक्सीन आज शाम तक अभी आने की उम्मीद है कि आ जाएंगे जो शिपमेंट है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में वो एक सेंटर है जहां पे और अस्पतालों के हेल्थ प्रोफेशनल्स को भी लाके लगवाया जाएगा जी। और लगभग 100, जैसे मैंने कहा, 100 लोगों को पूरे प्रतिदिन लगेगी हर बूथ पे। तो 15 है तो 1500 लोगों को लगेगी। जैसे कल शुरू होगा, कल लगेगी, और फिर अगले हफ्ते दिन। पार्डन मी, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, मेरे पास एक इनपुट अभी आया है। वैक्सीनेशन की पूरी ABCD जरा क्विकली देखें, बहुत जल्दी। सवाल, क्या कोविड-19 का टीका पूरे देश में एक साथ दिया जाएगा? जवाब नहीं। दिखाएं ये ग्राफिक्स। सरकार ने जोखिम का पैमाना देखकर तय किया है कि किन्हें सबसे पहले टीका लगाया जाएगा। यह है वैक्सीनेशन की ABCD। देखें आप, यह पहला सवाल था। दूसरा सवाल, सबसे पहले किसे लगाया जाएगा टीका? जवाब, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स, फिर 50 साल से ऊपर की उम्र वालों को, उसके बाद डायबिटीज, हाइपरटेंशन, दिल, किडनी के बीमार लोगों को। सवाल एक और हमारे सामने है, शनिवार को किन्हें दिया जाएगा टीका? इसका जवाब है हेल्थ केयर वर्कर्स को। करीब 3 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को पहले चरण में वैक्सीन होगा। फिर हमारे सामने सवाल है, क्या वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट है? जवाब ध्यान से देखें, बुखार, टीके की जगह पर दर्द, सिर और बदन दर्द, बेचैनी, कमजोरी जैसे हल्के लक्षण हो सकते हैं, विच इज नेचुरल। सवाल यह है कि क्या कोरोना की वैक्सीन अनिवार्य है? जवाब, वैक्सीन लेना या ना लेना अपनी मर्जी पर निर्भर है। सवाल, क्या बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीन लगवाई जा सकती है? जवाब, फिलहाल सिर्फ उन्हीं को टीका जिन्होंने पंजीकरण करवाया है। सवाल, क्या दोनों वैक्सीन में से किसी एक को चुन सकते हैं? जवाब, ये सरकारी अधिकारियों पर निर्भर करता है कि वो किसे कौन सी वैक्सीन दें। और इसको जरा होल्ड करें, अगर एक टीका, एक वैक्सीन एक कंपनी का दिया गया है, तो दूसरा वैक्सीन जो है वो दूसरी कंपनी का नहीं होगा, उसी का ही होगा। नेक्स्ट, क्या कम समय में बनाई गई वैक्सीन का इस्तेमाल सुरक्षित है? जवाब, दोनों वैक्सीन के प्रतिरोधक क्षमता को जांचा जा चुका है। सवाल, ये लास्ट सवाल है, क्या वैक्सीनेशन के बाद किसी तरह के परहेज की जरूरत है? जवाब, टीका लगवाने के बाद करीब 30 मिनट तक आराम करना चाहिए, डॉक्टर्स आपको मॉनिटर करेंगे। ये हमारे सवाल जवाब है। मैं सीधे आगे बढ़ूंगा। इस वक्त की एक और बड़ी खबर मेरे सामने आ रही है बहुत तेजी से। कोरोना के खिलाफ भारत की नीति की IMF ने की है सराहना। बड़ी खबर, महामारी से निपटने के लिए निर्णायक कदम उठाए। IMF ने कहा, इकोनॉमी पर कोरोना के असर को भारत ने न्यूनतम रखा। IMF ने कहा, ज्यादा आबादी वाले भारत के लिए लॉकडाउन बड़ी चुनौती थी। IMF ने कहा, महामारी के दौरान दूसरे देशों की तुलना में भारत में कम हुआ नुकसान। IMF ने कहा। मनीषा, बहुत क्विकली, बहुत शार्प, कम समय हमारे पास, वैलिडेशन फ्रॉम IMF, ये बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 9-10 महीने का अगर आप ट्रैक देखें, तो जहां पूरी दुनिया में त्राहिमाम मची हुई थी, वैसी जगह पर 130 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश में जिस तरीके से भारत सरकार और तमाम लोगों ने जो है मिलकर इसको सफलतापूर्वक न केवल नियंत्रित किया, बल्कि अब हम एक ऐसे कदम की तरफ बढ़ रहे हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव होगा। इसकी ना सिर्फ IMF, WHO, संयुक्त राष्ट्र और दुनिया भर के तमाम देशों में इसकी काफी तारीफें हो रही है। कल के दिन में ही अमेरिका के एक सांसद ने इस बात को बहुत गर्व से बताया। पॉइंट नोटेड मनीष। अमेरिका की ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी ने दी है बड़ी जानकारी। डिप्रेशन और स्ट्रेस से वैक्सीन का इफेक्ट कम होता है। इमोशनल स्ट्रेस कैसे कम करता है इम्यून रिस्पॉन्स? सामान्य उपाय कर हम वैक्सीन को इफेक्टिवनेस भी बढ़ा सकते हैं, OSU ने कहा है। मैं सीधे चलूंगा इस वॉल पर और उसके बाद पराग जी मेरे साथ लंदन से जुड़े, उनके पास आऊंगा। आइए वेरी क्विकली यहां पर आइए जरा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है,
देखिए आप ये इसको समझे, डिप्रेशन और स्ट्रेस से वैक्सीन का इफेक्ट कम। वैक्सीन के इफेक्टिवनेस को लेकर यूएस की ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी ने बड़ी जानकारी दी है। स्टडी के मुताबिक डिप्रेशन और स्ट्रेस वैक्सीन के इफेक्ट को कम कर देता है। वैक्सीन लगने के 24 घंटे पहले अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो वैक्सीन का शुरुआती असर बढ़ सकता है। रिपोर्ट में यह कहा गया है, स्टडी में देखा गया है कि वैक्सीन लगने से 24 घंटे पहले अच्छी कसरत और रात भर की नींद काफी हद तक इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ाती है। स्टॉप करें इसको। ये इमोशनल स्ट्रेस की अगर बात कर रहे हैं सिर्फ इस ग्राफिक्स के साथ। डॉक्टर पराग के पास आए। डॉक्टर पराग, ये बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी है, योर टेक्स वेरी क्विकली। सो ये बहुत छोटी सी रिसर्च है, बट एनी ट्रीटमेंट आप देखो, इफ यू आर फुली हाइड्रेटेड, इफ यू आर नॉट अंडर स्ट्रेस, तो ज्यादा ही ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ेगा। तो देयर इज सम पॉजिटिविटी इन दिस, बट दिस स्टडी इज नॉट बिग इनफ टू ट्रांसलेट दिस। पर हमने देखा है कि यूके में थोड़ी पॉलिसी चेंज हुई है कि फर्स्ट वैक्सीनेशन देने के बाद सेकंड वैक्सीनेशन आपको अब 10 से 12 वीक के बाद मिलेगी। बिकॉज 2 रीजन है उसके कि ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को कवर करना है, हमें सप्लाई कम है, तो एक भी वैक्सीनेशन मिल जाए तो आपको 50, 60, 70% इम्यूनिटी मिल जाती है। तो ये लोग हम ये कर रहे हैं यूके में। तो वैसे आप जैसे जैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम बढ़ेगा, थोड़े थोड़े एडेप्टेशन होंगे, तो आई थिंक इट इज क्वाइट वेलकम न्यूज कि अगर आप डिहाइड्रेट नहीं हो, फुली हाइड्रेटेड हो, स्ट्रेस नहीं हो, तो ज्यादा इफेक्ट होगी। इट इज ओनली गुड न्यूज। लेकिन सर मेरे पास एक और बड़ी अच्छी खबर है, खत्म होगा कोरोना वैक्सीन की कमी का संकट। वैक्सीन की लाइट डोज के इंसानों पर परीक्षण की तैयारी में है रशिया। एक खुराक वाली स्पुतनिक लाइट का शुरू हो रहा है परीक्षण। अब ब्रिटेन और जापान में भी एक खुराक वाला टीका तैयार करने में जुटे हैं। सीधे आइए यहां पर बिग वॉल पर। यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक खुराक से भी असर हो जाएगा। जैसा कि अगर आपको पता होगा कि फ्लू की एक खुराक मिलती है, वैक्सीनेशन की, निमोनिया की एक खुराक होती है, एक्सट्रीम केसेस में 2 होती है। रूस, ब्रिटेन और जापान एक डोज वाली वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, रूस में एक डोज वाली स्पुतनिक लाइट का इंसानों पर परीक्षण होने वाला है शुरू। विकसित देशों में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन से हो रही है वैक्सीन की कमी। डबल डोज वाले टीकों के बीच का समय बढ़ाने के विकल्प पर भी हो रहा है काम। यह भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं सीधे चलूंगा कुमार कुंदन के पास। कुमार कुंदन, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, देखिए वैक्सीनेशन के पूरे प्रोसेस को आपने बहुत क्लोजली कवर किया है, आपने खुद वैक्सीनेशन लिया है, क्या भारत भी इस दिशा में कुछ कर रहा है? निश्चित रूप से भारत बायोटेक से जो कंपनी है, जो कि कोविशील्ड जो उन्होंने बनाया है, उन्होंने इस क्षेत्र में आगे बढ़ा है। और साथ में इतना ही नहीं, उन्होंने नेजल वैक्सीन पे भी जो है काम करना शुरू किया है, क्योंकि अभी तक जो वैक्सीन है वो मस्कुलर में दिया जा रहा है, अपर आर्म में। लेकिन अब जो नई वैक्सीन की जो बात हो रही है वो नाक के द्वारा ओरली जो है नेजल वैक्सीन की भी बात हो रही है। इसके साथ ही बच्चों के लिए किस तरीके से किया जाए उस पर भी काम हो रहा है। तो जैसे जैसे ये इवॉल्विंग प्रोसेस है निशांत, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो है वैक्सीन को लेकर नई नई तकनीक आती जाएगी। आप खुद भी समझते हैं कि पहले एक वैक्सीन आता था जब हाथ इतना दर्द होता था जिसका हिसाब नहीं। आज की तारीख में पेनलेस वैक्सीन आ गया है, बहुत सारे फ्लू इंजेक्शन। ओके, पॉइंट नोटेड। मैं क्विक रिएक्शन यहां पर डॉक्टर दीपक से लेना चाहूंगा। दीपक सर, मैं आपके पास आ रहा हूं एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज लेकर। ब्रिटिश वैज्ञानिकों का कोरोना को लेकर बड़ा दावा है, कोरोना से ठीक हुए लोग भी फैला सकते हैं संक्रमण। एक बार ठीक हुए लोगों के शरीर में 5 महीने तक बनी रहती है इम्यूनिटी। ठीक हुए मरीज के संपर्क में आने से दूसरे लोग हो सकते हैं संक्रमित। अब ये क्या माजरा है, आपको जरा इसको पहले खबर समझा दें। आइए जरा पहले इस खबर को समझिए और उसके बाद मैं आपसे ये चीजें बताना चाहूंगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ठीक हुए लोग भी फैला सकते हैं कोरोना। बल्कि ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना से ठीक हुए लोग संक्रमण फैला सकते हैं। नेक्स्ट, एक बार ठीक हुए लोगों के शरीर में करीब 5 महीने तक बनी रहती है इम्यूनिटी। नेक्स्ट, इस दौरान वो व्यक्ति तो दोबारा संक्रमित नहीं होगा, लेकिन उसके संपर्क में आने से दूसरे लोग संक्रमित हो सकते हैं। जिन लोगों में एंटीबॉडीज बन गई हैं वो ज्यादातर फिर से संक्रमण से सुरक्षित होते हैं। ये मैं डॉक्टर पराग के पास भी जाऊंगा और दीपक सर के पास भी जाऊंगा। दीपक सर, पहले आपसे, ये क्या मामला है, ये समझ से थोड़ा परे है सर। नहीं, बिल्कुल ये संभव है निशान जी, इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि यदि ट्रेसेस रहेंगे तो वो आदमी इवन कोरोना की बाद में वैक्सीनेट होने के बावजूद भी वो कर सकता है। एक स्टडी में न्यूयॉर्क टाइम्स में पढ़ रहा था मैं अभी, जिसमें IgG जो होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन A और इम्यूनोग्लोबुलिन G के बारे में बात चल रही थी,
जो म्यूकस वाला एरिया है, यदि यहाँ से स्प्रेड होता है वायरस बहुत आसानी से हो सकता है, लेकिन जो शोल्डर पे जब मसल्स में लगा रहे हैं जहाँ पर ये इम्यूनिटी डेवलप होती है जहाँ से, और यहाँ पर एक अलग इम्यूनिटी होती है जो म्यूकल एरिया पे होती है हमारे पास में, तो यहाँ से संक्रमित होने के चांसेस बहुत सारे हैं। इसलिए मास्क पहने रहना होगा 1 साल तक और डिस्टेंस मेंटेन करते रहना पड़ा होगा। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं ये बड़ी जेन्युइन सी बात है। मैं डॉक्टर पराग से जानना चाहूंगा, डॉक्टर पराग, क्या ये समझा जाए कोई व्यक्ति कोरोना से ठीक हो गया है और ये यूके की स्टडी, आप वहीं से हमारे साथ जुड़े हुए, कोरोना से ठीक होने के बाद क्या वो फिर से संक्रमण फैला सकता है जब वो ठीक हो गया उसके बाद भी? देखिए, आप ये जानना बहुत ज़रूरी है और आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि जब किसी को कोरोना इन्फेक्शन होता है तो वो 14 दिन के बाद वो ठीक हो जाता है, उसके वायरल लोड इतने कम हो जाते हैं कि वो इन्फेक्शन किसी और को स्प्रेड नहीं कर सकता, तो उसको क्वारंटीन में रहने की जरूरत नहीं है। पर जो आप बात बता रहे हो, वो एंटीबॉडी जो कोरोना से सफर हुआ है उसके बॉडी में 5 महीने तक रहते हैं, दैट इज कंफर्म्ड। पर अगर री इन्फेक्शन होता है तो उसको खुद को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट दे कैन स्प्रेड द इन्फेक्शन टू अदर्स। तो ये बात जानना बहुत जरूरी है। तो एक बार इन्फेक्शन हुआ, 14 दिन में वायरल लोड कम हुआ, तब वो इन्फेक्टिव नहीं होते किसी को। अगर दूसरी बार इन्फेक्शन हुआ, बिकॉज उनके पास एंटीबॉडीज है, उनको ज्यादा सिम्टम्स नहीं होंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा कि दूसरी बार कोरोना हुआ है, बट दे कैन स्प्रेड इट टू अदर्स। तो जैसे मेरे कलीग ने बोला कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजर इज स्टिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट जब तक रेगुलर वैक्सीन ना मिले हमें। गॉट योर पॉइंट सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए कोरोना को लेकर। लेकिन अब आपसे कुछ ही क्षणों में हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं सुपर एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट सुमित चौधरी की। लेकिन आर्मी डे और आर्मी चीफ का अब तक का सबसे सख्त बयान आ चुका है। चीन ने एलएसी बदलने की कोशिश की, आर्मी चीफ ने कहा बड़ी खबर, सीमा पर हमने दिया करारा जवाब, बड़ी खबर। आर्मी चीफ ने कहा गलवान घाटी में जान गंवाने वाले सैनिकों के लिए बलिदान बेकार नहीं जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा एलओसी के पार 200 से 300 आतंकी घुसपैठ की फिराक में, आर्मी चीफ ने कहा। आर्मी चीफ का अब तक का सबसे सख्त बयान है ये। चीन ने एलएसी बदलने की कोशिश की, आर्मी चीफ ने कहा। मैं चाहूंगा इसके बगल में शॉट्स भी दिखाएं आर्मी चीफ के, जो आज के शॉट्स हैं। गलवान के सैनिकों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। सीमा पर हमने दिया करारा जवाब, आर्मी चीफ ने कहा। चीन पाकिस्तान पर प्रचंड प्रहार, यह पहली बार यह स्टेटमेंट आया है आर्मी चीफ का, जो अपने आप में हैरान करने वाला है। हमारे सब्र का इम्तिहान लेने की गलती कोई ना करे, आर्मी चीफ ने यह कह दिया है। आज आर्मी डे पर क्या क्या कहा उन्होंने, आइए दिखाते हैं हम आपको। हमारे सब्र का इम्तिहान लेने की गलती कोई ना करे, यह अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। चीन ने एलएसी बदलने की कोशिश की, लेकिन हमने करारा जवाब दिया। यह एमईए ने भी कहा था, लेकिन आर्मी चीफ के मुंह से यह बयान बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है ये। हम बातचीत के जरिए मसले का समाधान के पक्षधर, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है। पाकिस्तान अब भी आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बना हुआ है। पिछले साल 200 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतारा। सीमा के करीब 300 से 400 आतंकवादी घुसपैठ करने की फिराक में। सुमित चौधरी के पास में चलूंगा। सुमित, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं अभी तक कब भी आर्मी चीफ ने इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया हो कि एलएसी चेंज करने की कोशिश की। एमईए की तरफ से तो आया था ये स्टेटमेंट और हमने उनको करारा जवाब दिया। दे मीन बिजनेस। बिल्कुल निशांत, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि आज का मौका भी कुछ ऐसा था कि जब आर्मी डे के दिन के तहत ही आर्मी चीफ का ये कहना कि चीन और पाकिस्तान दोनों किस तरीके से स्ट्रैटेजिकली एक साथ चल रहे हैं, और ये भी कहा कि चीन के मकसद जो था मई महीने में पिछले साल, वो एलएसी के स्टेटस को बदलना था, जिसको हमने होने नहीं दिया। और हम हर चीज से, यानी चीन की हर चाल से हम अवगत हैं, उनकी स्ट्रैटेजी से। और निशांत, मैं आपको ये भी बता दूं कि दो तीन दिन पहले ही 12 तारीख को जब आर्मी चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैंने खुद आर्मी चीफ से सवाल पूछा था कि आखिरकार
क्या आई बॉल वाली सिचुएशन सिर्फ लद्दाख के इलाके में है या फिर पूरे एलएसी में। तब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि चीन लगातार एलएसी के हर एरिया के अंदर अपनी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट कर रहा है, चाहे वो बंकर्स हो, चाहे रोड हो, चाहे उनके दूसरे बैरक्स हो। तो ये साफ दर्शाता है कि चीन की स्ट्रैटेजी लंबे चीजों को खींचने की है, जिसको लेकर भारत भी पूरी तरीके से निशान तैयार है। अब जो बता रहे हैं सुमित, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप मेरे साथ बने रहिए। एक और खबर मैं आपकी ब्रेक कर रहा हूं। आर्मी डे पर पहली बार दिखा ड्रोन अटैक का नजारा। दुश्मन के इलाके में 50 किलोमीटर तक घुसकर टारगेट नष्ट करने में सक्षम दिखाएं बगल में। आतंकी कैंप, हेलीपैड, फ्यूल स्टेशन कहीं भी निशाना बना सकते हैं ये ड्रोन। एक साथ 75 ड्रोन के सहारे दिखी आर्मी की ताकत। एक दूसरे से कम्युनिकेट कर मिशन को अंजाम देते हैं ये ड्रोन। दिखाएं फुल स्क्रीन पर राहुल एक बार। ड्रोन अटैक का पहली बार ऐसा विजुअल दिखाई दे रहा है और मैं चाहूंगा इस ब्रेकिंग और विजुअल के साथ सीधे सुमित का फोन ले हम। सुमित, ये वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट वॉरफेयर। निश्चित तौर पर, क्योंकि निशांत हम अक्सर बात करते हैं और हमने देखा कि इंटरनेशनल सिनेरियो में भी ड्रोन्स का इस्तेमाल कितने एग्रेसिवली किया गया, खासतौर पर वेपन सप्लाई के लिए। हमने अपने एलओसी के इलाकों में भी देखा। तो अब डिफेंसिव की जगह, सर्विलेंस की जगह अब ड्रोन्स का इस्तेमाल ऑफेंसिव यूज के लिए भी होगा। और आज करीबन 75 ड्रोन्स का इस्तेमाल इसी ऑफेंसिव रोल के लिए किया गया। यानी जब आपको दुश्मन के इलाके में घुसना हो, अपने हथियार भेजने हो, या फिर छोटे टेक्टिकल ब्लास्ट करने हो, या फिर उनको टारगेट करना हो, तो ये सारे काम ये ड्रोन्स कर सकते हैं। सबसे खास बात ये निशांत, ये सारे भारत द्वारा निर्मित हैं, स्वदेशी हैं, और इनकी ताकत ये दर्शाती है कि भारत आने वाले वॉरफेयर के लिए, फ्यूचर वॉरफेयर के लिए। अब मैं आपको लाइव नहीं लेकिन आपको रिकॉर्डेड आपको दिखाने जा रहा हूं, जो आपने कल जो एक्सक्लूसिव कवरेज आपने दिखाई है। शुक्रिया सुमित इस जानकारी के लिए। गलवान झड़प के बाद पहली बार टीवी पर पैंगोंग लेक वॉर जोन के सेंटर पॉइंट पर टीवी 9 भारत दिखाएं जरा। ग्राउंड जीरो से टीवी 9 की एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग सीधे दिखाएं। 17,000 फीट पर टीवी 9 की जाबाज रिपोर्टिंग। जहां पर भारतीय सेना ने या हमारी सुरक्षा एजेंसीज ने जो चाहा वो कर दिखाया। जी हां, आज मैं आपको लद्दाख के उन इलाकों में लेकर आया हूं जहां पर ऊंची पहाड़ियां अगर आप देख रहे हो तो आपको याद लगेगा कि कैसे यहां पर ऊंची पहाड़ियों पे हमारी सेनाओं ने बहुत ज़्यादा मोबिलाइजेशन किया है। अभी जिस हाइट पे मैं हूं उससे ज़्यादा यहाँ पे डिफ़िकल्ट है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा है। आप बहुत ज़्यादा देर तक बोल नहीं सकते, आप बहुत ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकते, लेकिन हमारी सेनाएं इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में बनी हुई है। अभी यहाँ पर माइनस करीबन 20 से 25 डिग्री का टेम्परेचर है। मैं इस समय चांगला पर हूँ। चांगला पॉइंट जो है करीबन 17,688 यानी करीबन 17,688 फीट पर है और यहाँ पर टेम्परेचर करीबन मान के चलिए -30 डिग्री है। ये करीबन तीसरी चौथी हाईएस्ट मोटेबल रोड है। और अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो तो आपको नज़र आएगा कि किस तरीके की डेवलपमेंट है, किस तरीके की है। और ये रॉयल जाट्स यानी जो है कह सकते हैं इसको, चांगला बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ही आप चुशूल के लिए, ईस्टर्न लद्दाख के लिए जाते हैं। और ये चांगला बाबा का मंदिर है, हालांकि ये बंद किया गया है अभी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ये मान के चलिए कि अगर आपको जाना है तो इन्हीं रोड्स पर से जाना पड़ेगा। और इस समय अगर आप देखें कि चारों तरफ बर्फ़ की चादर आपको नज़र आएगी। भारी मात्रा में लगातार हमारी मोबिलाइजेशन की जा रही है, हमारे रसद की, आर्म्स एंड एम्युनिशंस की, यानी इसी सर्दी के माहौल में भी इस तरीके की रसद की जा रही है। अगर आप रोड पर देखें, ब्लैक टॉपिंग कर इन रोड्स को ऑल विंटर रोड्स या ऑल वेदर रोड्स बनाया गया है। लगातार हमारी BRO, हमारी आर्मी इन रोड्स को बनाने में काम कर रही है। और अभी अगर आप देखें तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि कैसे लगातार रसद अभी भी इसी तरीके से जाती हुई, और ये करीबन 17-18 हज़ार फीट की ऊंचाई है। और हमारी रसद इसी तरीके से 2400 घंटे हमारी सेनाओं तक, फॉरवर्ड लोकेशंस तक हमारी सेना तक पहुँचे, इसलिए किया जा रहा है। कई राउंड की सैन्य वार्ता के बाद भी पैंगोंग में टकराव, चालबाज चीन के सामने डटे भारतीय जवान। पैंगोंग लेक के फिंगर 3 इलाके में जमे चीनी सैनिक। सुमित की ग्राउंड रिपोर्ट। पैंगोंग लेक की पहली बार है कि 8 महीने में 9 महीने के अंदर ये लेक का नज़ारा आप देख रहे हैं। यानी ये वो एपी सेंटर है जो सबसे बड़ा स्टैंड ऑफ के अंदर, अगर आप देखें को मेरे पीछे जो है पैंगोंग लेक फिंगर 1 के आसपास में खड़ा हूँ। और ये वो इलाका है जो लगातार इस इलाके के अंदर सबसे ज़्यादा कन्फ्रंटेशन पॉइंट रहा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इसी इलाके के अंदर
जो सबसे बड़ा जो एपिसेंटर है, यानी मेरे पीछे देख रहे हो तो आपको नज़र आएगा, पीछे फिंगर जो कर्व है फिंगर 3 का इलाका है, यानी जहाँ पर फिंगर 3 फिंगर 4 के आसपास के इलाकों में जहाँ चाइनीज सोल्जर जो हैं PLA के सोल्जर जो आके बैठ गए हैं। लगातार यहाँ पे मोबिलाइजेशन है, लेकिन अब ये बिल्कुल जम चुकी है। सबसे खास बात ये कि ये पहला नज़ारा है TV9 बात। अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो, पैंगोंग त्सो लेक अभी भी इसी तरीके से बहती हुई आधी जम चुकी है। और मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये पैंगोंग त्सो लेक का वो इलाका है जहाँ से ये शुरू होती है। सारी फिंगर इसके ऊपर इस तरीके से बहुत ज़्यादा ठंड है और अभी ये पैंगोंग त्सो लेक बिल्कुल जम चुकी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।